हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आ जाइए सभी लोग क्लास में। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक बार हाय हेलो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड्डू, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही? गुड मॉर्निंग जोया, कैसी हैं आप? पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? गुड मॉर्निंग शाह हुसैन। वॉइस वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके गुड्डू। चलिए, तो कल के सेशन में प्लेटो का जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, आप में से किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, है ना। जब तक और भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनका वेट कर लेते हैं। ओके। यस सर, यूनिट समझ नहीं आया। यूनिट आईआर इंटरनेशनल रिलेशन 5 यूनिट नंबर है ना। समझ नहीं आया? चलिए, जब हम लोग यहाँ ऐप पर करेंगे ना क्लास, तब और अच्छे से समझाएंगे। ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग चिंकी। अच्छा, जो है आपको भी समझ नहीं आया आईआर? कोई बात नहीं, जब हम लोग ऐप पर क्लास करेंगे तो और अच्छे से एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। गुड मॉर्निंग पूजा। यस यस, सारे यूनिट दोबारा होंगे, ठीक है। मतलब ऐप पर हमारी क्लास प्रॉपर वे में चलेंगी। गुड मॉर्निंग करिश्मा। यस, जो है ऐप पर होंगी। तो आज एक छोटा सा मोटिवेशन कोड लेते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हमको थोड़ा थोड़ा करके बहुत पढ़ना है, ठीक है। बहुत पढ़ने का मतलब है, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतना आपको याद हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक। तो सेम वही चीज अपनाइएगा। गुड मॉर्निंग उल्लास। कि बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, वैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ पढ़ना है हमको। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसी क्लास के प्रारंभ में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अरिस्टोटल के अनुसार सिटीजनशिप क्या है, या सिटीजनशिप, सिटीजन कौन है, एक राज्य की नागरिक कौन है? चलिए बताइए, नागरिक कौन है? हु सिटीजन एंड हु नॉट सिटीजन, है ना। वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है, है ना। चलिए रुकिए, 2 मिनट थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। करिश्मा क्लियर है सब कुछ? चलिए एक बार और देख लेते हैं।
अब क्लियर है जो यार? चेक कीजिएगा और बताइएगा। आई होप आप क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अरिस्टोटल के अनुसार सिटीजनशिप, नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है एक राज्य का और कौन नहीं है? चलिए बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, गुड मॉर्निंग साक्षी। राजा है, नागरिक है, ठीक है, राज्य के मामले में भाग लेने वाला। ओके, वेरी गुड करिश्मा। तो सिटीजन, नागरिक वो व्यक्ति है जो राज्य की कानून बनाने की प्रक्रिया में या राज्य में अपनी कुछ भूमिका निभाते हो, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हो, वो अरिस्टोटल के अनुसार एक राज्य की नागरिक है। नागरिक कौन नहीं है? नागरिक वृद्ध व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, एक महिला नहीं है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, चलिए, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हमको उनका टॉपिक जो आगे है उसको हमको थोड़ा देखना है। टॉपिक क्या था देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो ही गया था हम लोगों का, सिटीजन भी हो गया था, थ्योरी ऑफ स्लेवरी था, दासता का सिद्धांत, इसे हिंदी में कहते हैं दासता का सिद्धांत। अच्छा, दासता क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? दासता क्या होती है? दास सुना? दास, नौकर तो सुना ही होगा, है ना? इसे ही दास कहते हैं। और जैसे ही अरस्तु ने, सॉरी प्लेटो ने कहा था कि दासता है वो बनी रहेगी, लेकिन यहाँ चीज एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। दासता क्या है अरस्तु के अनुसार? पीपीटी क्लियर होगी गुड्डू, शायद आपका नेट कम होगा। अच्छा, सभी को प्रॉब्लम है, चलिए रुकिए फिर थोड़ा वेट कीजिए, मैं सेशन को रिफ्रेश कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग निर्मला, गुड मॉर्निंग संजीत। अब क्लियर हुआ पीपीटी? बताइए। अभी भी नहीं हुआ? अब हो गया ना? ओके, चलिए। तो दासता क्या है, नौकर या दास क्या है? ओके ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक सिंपल वे में हम लोग समझ लेंगे कि दास क्या है। दास एक नौकर होता है जो एक मालिक के अंडर काम करता है। तो अरस्तु ने कहा, सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, दासता स्लेवरी इंपोर्टेंट है, और उसको उचित ठहराने के लिए उन्होंने तर्क भी दिए कि दासता उचित है। ओके,
उचित कैसे है वो बताते हैं कि एक मालिक के पहले ये जान लीजिएगा, गुलाम दो प्रकार से बनता है व्यक्ति। एक, कभी युद्ध में हारकर उसे गुलाम बना लिया जाता है, और एक प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से गुलाम कैसे बनता है, आपने देखा होगा, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, जो मजदूर होते होंगे तो वो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है, वो तार्किक क्षमता नहीं है कि वो किसी के ऊपर शासन कर सके ये, या वो अपना स्वयं का कार्य कर सके। ओके, वो सिर्फ क्या है प्राकृतिक रूप में, वो इतना कर सकते हैं कि दूसरा उन्हें आदेश दे दे तो वो काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा किसी मजदूर से, मजदूर जब लेते हैं आप लोग, तो मजदूर से आप कह देते हैं ये गड्ढा खोद दीजिएगा, ये सफाई कर दीजिएगा, तो वो सिर्फ वही जो आप कमांड देते हैं वही वो काम करता है। वो प्राकृतिक रूप से, वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है। ओके, ये है आपका एक प्राकृतिक दास। और दूसरा होता है जो युद्ध में जैसे बना दिया जाता है, जैसे युद्ध में कोई सैनिक है, उसके पास बल तो था, लेकिन जब सेना हार जाती है और युद्ध में उसे बंदी बना लिया जाता है, तब उसे उस राजा के अंडर, जिसने जीता है साम्राज्य, तो उसके अंडर उसे एक दास बना लिया जाता है। ओके, ये चीज क्लियर है। दो प्रकार के दास, मतलब दो तरीके से दास बनता है व्यक्ति। उन्होंने कहा इस दासता से हम छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, जब आप किसी मालिक के अंडर रहेंगे, ठीक है, आपका जो मालिक होगा उसके अंडर जब आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, मालिक आपको आदेश देगा और आप धीरे धीरे उससे कुछ अगर सीखते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छा बनते जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपके अंडर कोई नौकर रहता है घर में, या मान के चलिए आपके ऑफिस में रहता है, और वो आपसे कुछ सीख के या फिर आपकी दिनचर्या को देख के आपसे कुछ सीख जाता है, और वो उसमें इतनी तार्किक क्षमता या बुद्धिमत्ता आ जाती है कि वो अपना स्वयं का कार्य करने लगे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है कि अब वो अपना स्वयं का डिसीजन ले सकता है, तो वो कुछ सीख रहा है ना, तो वो दास्ता से बाहर भी निकल सकता है। ओके, तो यही चीज अरस्तु कहते हैं। करिश्मा क्या रिपीट करना है, वेट कीजिएगा, ऐसे थोड़ा हम पूरा कर दें उसके बाद हम रिपीट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्टिंग से ही लेते हैं। ओके, सभी लोग हैं क्लास में। दास दो प्रकार से बनते हैं, एक युद्ध में हारकर व्यक्ति और एक प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मान लीजिएगा वो व्यक्ति बनते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते, जिन्हें कोई और कमांड दे सिर्फ वो वही काम कर सकते हैं। जैसे मजदूर आप चारों तरफ देखते हैं, आप अपने घर की सफाई के लिए या मान लीजिए किसी अन्य काम के लिए मजदूर लाते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपना डिसीजन नहीं लेता है, उसे आप कमांड देते हैं, वो और आपकी कमांड के अनुसार काम करता है। उसे हम प्राकृतिक रूप से दास कहते हैं, जिसे जिसमें खुद में क्षमता नहीं है कि वो अपना खुद का काम कर सके या खुद कोई अन्य कार्य कर सके, ठीक है, स्वयं क्षमता नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके, उसे हम प्राकृतिक रूप से दास कहते हैं। और युद्ध वाला, जो किसी युद्ध में हार कर अन्य राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है, वो दास कहलाता है। इन दोनों को दासता से छुटकारा कब मिल सकता है, अरस्तु कहते हैं जब मालिक के अंडर रहकर वो कुछ सीख जाए, एक अच्छे गुण, अच्छे मेरिट सीख जाए, तो उसे दासता से छुटकारा मिल सकता है। जैसे किसी भी मालिक के अंडर वो रहे, मान के चलिएगा एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एक मालिक है और एक नौकर है, और नौकर धीरे धीरे कुछ वहां से सीख रहा है ना। जैसे आपने सुना होगा कि भाई ये उस डिपार्टमेंट में कर्मचारी था और उसने तैयारी की और उसकी जॉब लग गई, तो उसने मालिक के अंडर कुछ मोटिवेशन सीखा, है ना, और उसने अपनी पढ़ाई के अनुसार अच्छा पढ़ा और अपने में लगा रहा, अपने बारे में कुछ सोचता रहा अच्छा करने के लिए, और वो अंत में एक सफलता की ओर बढ़ चला। तो वहां से उसने अपनी जो दास्ता की बेड़ियां थी वो तोड़ दी, है ना, तो उसे क्या हुआ कि दास्ता से आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिला। ओके, दास्ता से मतलब दास्ता से छुटकारा मान लीजिएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको। तो वो कहते हैं दास्ता ठीक है और दास्ता अच्छी भी है, इससे छुटकारा भी पा सकते हैं व्यक्ति कैसे। और ये भी चीज कहते हैं कि जब वो मालिक से ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब मालिक के अनुसार, मालिक के अंडर रहकर उसमें बौद्धिक क्षमता आ जाएगी, तो उसे मालिक कुछ वेतन दे देगा या पैसे कुछ दे देगा, तो जिससे वो अपना काम चलाएगा। ओके, तो अरस्तु के अनुसार गुलामी स्वाभाविक है, स्लेवरी इज नेचुरल भी है, स्लेवरी इज, गुलामी एक उपयोगी है, स्लेवरी इज यूजफुल, है ना। अरस्तु गुलामी को क्रियात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से भी देखते हैं कि गुलामी है, वो जरूरी भी है। क्यों जरूरी है,
क्योंकि जिन व्यक्तियों को अपने स्वयं में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो अपने मालिक के अंडर रहकर उन चीजों को सीखेगा जिससे उसके अंदर सेल्फ में डिसीजन लेने की क्षमताएं आ जाए। ओके, इसलिए क्या है, एक क्रियात्मक दृष्टिकोण है दास्ता। ओके, तो यहां से एक चीज याद रखिएगा। अब अरस्तु के अनुसार आप हमें ये बताइएगा, अरस्तु के अनुसार स्लेवरी अच्छी है या खराब है? दास्ता अच्छी है या खराब है? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड करिश्मा। ओके, यस, वेरी गुड। अब अच्छी और जरूरी क्यों है? क्योंकि समाज में उन व्यक्तियों के बारे में सोचिए, अरस्तु का अनुसार दास्ता अच्छी है। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। तो अब समाज में उन व्यक्तियों के अनुसार सोचिए जो एकदम दबे कुचले वर्ग के हैं, जो दास्ता के रूप में ही है, मतलब जो एकदम गुलामी टाइप काम करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दास्ता अच्छी है, क्योंकि उन्हें एक समाज में ऐसा मौका दिया जा रहा है कि वो क्या करें, अपने स्वयं की दास्ता से ऊपर उभर जाएं। राइट, तो क्या हुआ, इसीलिए अरस्तु के अनुसार दास्ता अच्छी है। ओके, कारण भी आपको पता चल गया कि क्यों है अच्छी है। ओके, तो दास दो प्रकार में वर्गीकृत है, एक कानूनी रूप द्वारा या युद्ध में कैदी द्वारा, और एक स्वभाव से, जो मैंने आपको बताया स्वभाव अर्थात प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से। ओके, स्लेव बाय नेचर एंड स्लेव बाय लॉ। स्वभाव से गुलाम कौन होगा? हमने आपको बताया था कि स्वभाव से गुलाम कौन होगा, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को नोट्स पहले मिल गए थे तो उनको आपने पढ़ लिया होगा। ये सिर्फ इसे लैंग्वेज है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है ना। दास्ता का उनका सिद्धांत स्वभाव से दास के बारे में है। उनके अनुसार प्रकृति में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और जो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से मजदूर होते हैं। जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो शासक होते हैं, और जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं वो दास होते हैं, वो निर्माता होते हैं, गुलाम होते हैं। आपने देखा होगा जो मजदूर होगा, जब भी आप घर का काम कराने लाए तो 10 से 5 बजे तक वो काम करता रहेगा, सिर्फ 1 घंटा उसे खाना खाने के लिए चाहिए, बकाया काम करता रहेगा। और आपकी मम्मी या पापा आपसे कहें बेटा काम करो 2 घंटे, 2 घंटे में आप पसीना फेंक देंगे और नीचे जाएंगे, बिस्तर पे लेट जाएंगे, है ना। यही है। तो दास्ता क्या है, दास के या मजदूर के अंदर क्या चीज होती है, शारीरिक बल, शारीरिक रूप से मजबूत होता है ना। और आपसे अगर कहा जाए कि आप डिसीजन लीजिएगा तो आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे, है ना, कि क्या बनना है खाने में, तो तुरंत आप बता देंगे, है ना। तो आप शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होंगे। आपको पता है कि कौन सी समस्या कब आए, समस्या आएगी तो उसका समाधान क्या होगा, है ना, ये चीज है। ओके, क्लियर। चलिए, एक शासक वर्ग के गुण क्या है? कारण एवं साहस, रीजन एवं करेज, ये चीज आप समझते हैं। तार्किक क्षमता मान लीजिएगा। ओके, अरस्तु का कहना है कि गुलामी की संस्था गुलामों के लिए उपयोगी है। अच्छे स्वामी के सानिध्य में रहकर दास का सद्गुण विकसित करने का अवसर मिलता है। वही चीज जो हमने आपको बताई है कि अगर कोई भी दास रहता है, देखिए एक चीज याद रख लीजिएगा, दास मतलब होता है कि जो परमानेंट आपके अंडर ही रहे, तो गुलाम, है ना। और मजदूर एक अलग चीज होता है, गुलाम अलग होता है, ये चीज समझ लीजिएगा, है ना। गुलाम जो आपके यहाँ रहे 24 घंटे, है ना, वो होता है, जैसे बंधुआ मजदूर होते थे। ओके, तो वो कहते हैं गुलामी अच्छी है, और क्यों है, और गुलामों के लिए उपयोगी क्या क्यों है गुलाम संस्था, क्योंकि वो अपने स्वामी के अंडर रहकर, सानिध्य में रहकर अच्छी चीजें सीखकर या सद्गुणी मेरिट्स लेकर, और उसके बाद वो उसे अच्छा बनने का एक अवसर मिल जाता है, इसलिए जरूरी है। ओके, तो अरस्तु का सुझाव है कि स्वामी द्वारा दास के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, और यदि वह गुण विकसित कर लेता है तो उसे गुरु द्वारा मुक्त कर दिया जाए। अरस्तु ने शासक या स्वामी, मालिक, जो दास का मालिक है, उसको सजेस्ट किया कि भाई जो आपके अंडर गुलाम रहेगा उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना।
अच्छा व्यवहार का मतलब ये है कि आप उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप उसे सिखाएंगे कुछ, ये भी नहीं कि आप उसे पढ़ाएंगे, आप शिक्षक भी नहीं रहेंगे, है ना। सिखाने का मतलब यहाँ ये है कि ये भी नहीं कि आपको उसका शिक्षक बनना है, आप काम करवाइए और काम के थ्रू ही उसे सिखा दीजिए, है ना। और उसे आप पढ़ा के नहीं कि आप बैठिए आप ये सीखिए, ऐसा नहीं, काम करवाइएगा। आप उसे दास दास है लेकिन दास की तरह एकदम शोषण मत कीजिएगा उसका, आप उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, मानव की तरह व्यवहार करें, क्योंकि वह मानव है ना। तो उसके उससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण आएंगे और विकसित हो जाएगा और उसके बाद वो अन्य चीजों में चला जाएगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अरस्तु राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए गुलामी की संस्थाओं के लाभों की व्याख्या भी करते हैं। अरस्तु के अनुसार चूंकि दास शारीरिक रूप से मजबूत है और लंबे समय तक काम कर सकते हैं, इसलिए मास्टर्स को राज्य के मामलों में गुणवत्तापूर्वक भागीदारी के लिए समय मिलता है। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं मास्टर्स को राज्य के मामलों में गुणवत्तापूर्वक भागीदारी का समय मिलता है। इसका मतलब ये होता है, अब आप एक चीज देखिएगा, मास्टर्स मतलब जो डिसीजन लेते हैं, जो मान के चलिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, तो उनके लिए नौकर रखे जाते हैं। और आप कहिएगा कि सर उनके लिए नौकर इतने क्यों रखे जाते हैं, उनको फैसिलिटी क्यों दी जाती है, कि उनको एक वो उच्च पद पर है, इसलिए उसके पीछे एक कारण है। कारण बताइए कोई, क्यों दिया जाता है। चलिए, अगर आपको ये चीज कारण पता है तो अरस्तु का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। आईपीएस या कोई भी उच्च श्रेणी या उच्च जो हायरार्की में सबसे ऊपर हो, टॉप पर, उसे सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उसका घर का, खाने का, पीने का, सामान ले जाने ले आने का सब कुछ गवर्नमेंट करती है। उसको एक दास या नौकर एक प्रोवाइड कराती है कि भाई ये आपका घर का काम करेगा, और एक ड्राइवर प्रोवाइड कराता है कि ये भाई आपका ले आएगा और ले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बैठना है और सोचना है, जिससे उनका ज्यादा टाइम मिल सके अपने वर्क के लिए। ओके, वेरी गुड साक्षी। गुलामी होने की भी जिंदगी में बदलाव हो। ओके, ठीक है। तो वो कहते हैं जरूरी है मास्टर्स के लिए कि गुलाम मास्टर्स के लिए जरूरी है। मास्टर्स जो डिसीजन लेते हैं समाज में, तो उनको समाज में डिसीजन लेने में उनको सोचने के लिए टाइम मिल सके। अब यही चीज समझिएगा, आईएएस आईपीएस जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, उच्च अधिकारी के वो होते हैं, उच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं, तो उनके लिए पता 4 व्हीलर क्यों दी जाती है और उसके लिए एक ड्राइवर क्यों दिया जाता है। अब मान के चलिए, ताकि उसके साथ रहकर अपने गुणों का, हाँ ठीक, उसके लिए भैया आप कहते हैं गाड़ी मिल गई, भाई ये साइकिल से भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकता है, लेकिन जाने में उसे ट्रैफिक मिलेगा, वो ट्रैफिक से झगड़ा करेगा कि मतलब ट्रैफिक में भाई टाइम वेस्ट करेगा, कि ऑफिस में जाकर जो समाज की समस्याएं हैं उनके बारे में सोचेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अब उसे यही चिंता रहेगी। सबसे पहला तो उसका सुबह उठने के बाद उसके लिए सबसे पहली तो यही चिंता हो जाएगी कि हमें साइकिल से जाना है और टाइम हमारा इतना लगेगा, फिर हम ऑफिस में काम क्या करेंगे। सीधी सी बात, उसे गवर्नमेंट ने 4 व्हीलर क्यों प्रोवाइड करा दी, या ड्राइवर या नौकर क्यों प्रोवाइड करा दिया, कि वो आराम से बैठे, उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी, गाड़ी में बैठे बस ऑफिस आए ऑफिस जाए, रास्ते में फ्री है वो, उसे ना गाड़ी चलानी, ड्राइवर इसलिए कि वो गाड़ी देखेगा अपना चलाएगा, और वो अपना बैठ के अपना काम तो कर लेगा, वो सोच लेगा, जो भी समाज की समस्याएं उनको देखेगा और उसमें डिसीजन लेगा। अर्थात डिसीजन लेने के लिए उसे समय बहुत मिल जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर है। चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। सिलेबरी सबको क्लियर है ना। ओके, गुड जोया, गुड करिश्मा, गुड साक्षी। ओके, अरस्तु ने संपत्ति के अपने सिद्धांत को बताते हुए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है। प्लेटो को जब हमने पढ़ाया था आपको, प्लेटो ने साम्यवाद किया। साम्यवाद जो शासक वर्ग होगा और जो सैनिक वर्ग होगा, दोनों को संपत्ति से, किसी भी प्रकार की संपत्ति से अलग रखा है, जिसमें कि पत्नी, परिवार, बच्चे या फिर किसी भी प्रकार की अन्य संपत्ति, जो कुछ भी है सब राज्य देखेगा। लेकिन संपत्ति से किसे जोड़ा है प्लेटो ने, सिर्फ
जो उत्पादक वर्ग होगा उसको जोड़ा है। ओके, और यहाँ अरस्तु ने क्या किया है, अपनी संपत्ति उन्होंने सबके लिए संपत्ति रखी है। तो संपत्ति का कार्यात्मक दृष्टिकोण से देखा है, उनके अनुसार संपत्ति अनेक गुणों का स्रोत है, इसीलिए वह प्राइवेट प्रॉपर्टी संस्था को समाप्त करने का समर्थन नहीं करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। यहां से एक पॉइंट बनता है, प्लेटो संपत्ति का साम्यवाद या साम्यवाद सिद्धांत सैनिक एवं शासक वर्ग के लिए रखते हैं। ओके, और यहाँ ये निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? अरिस्टोटल। ओके, प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करते हैं, किसके लिए? सैनिक और शासक के लिए। ओके, यस, वेरी गुड। तो साथ ही अरस्तु संपत्ति के नकारात्मक पहलुओं से अवगत है और इसलिए उनसे निपटने के लिए वो सुझाव देते हैं। अरस्तु ने हर बार यही कहा है कि जो भी समस्या है उनसे निपटिएगा। प्लेटो ने हटा दिया है। प्लेटो ने क्या कहा था? संपत्ति से अगर लोगों को एक अपनापन लगेगा कि लोग अपने बारे में एक लालच आएगा तो संपत्ति ही हटा दो, उनको मत दो। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा? जो संपत्ति की समस्या है या निगेटिव पॉइंट है तो उनको आप मतलब सुलझाइएगा, है ना, उनसे आप निपटिएगा, उनको हटाइएगा मत। ओके, इसीलिए उन्होंने संपत्ति को दो प्रकार में बांटा है, टू टाइप प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी टू टाइप में क्या है? एक स्लेव होगा, गुलाम होगा, और एक दूसरा भौतिक धारणा, निर्जीव वस्तु है। ओके, मटेरियल होल्डिंग एंड स्लेव। अब जो गुलाम होगा, दास होगा, है ना, वो उस मालिक की एक प्रॉपर्टी होगा। ओके, ये चीज रखिए, ये चीज याद रखिए कि प्रॉपर्टी में उन्होंने किन चीजों को माना? एक चेतन गुलाम या दास को, और दूसरा निर्जीव वस्तु है ना, मटेरियल होल्डिंग। तो संपत्ति की तीन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं। तीन प्रणालियां क्या है उनको जान लीजिएगा। वो कहते हैं संपत्ति, ये पहले हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम सिंपल वे में इन चीजों को समझेंगे। सामान्य स्वामित्व, सामान्य उपयोग, वह इस प्रणाली को अस्वीकार करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। संपत्ति की तीन प्रणालियां बताई हैं उन्होंने। ओके, तीन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक सामान्य स्वामित्व, अर्थात प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए और ओनरशिप भी कॉमन होना चाहिए। मतलब क्या है कि हम सबकी प्रॉपर्टी हो और हम सब इसके मालिक हो, है ना। अगला है कॉमन प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड व्यक्तिगत उपयोग, इंडिविजुअल यूज होना चाहिए। इसको भी उन्होंने नकार दिया है कि भाई ये संपत्ति सबकी और आप अकेले, जैसे मान के चलिएगा आप सारे स्टूडेंट की कोई संपत्ति और मैं अकेला यूज कर रहा हूं तो आपको गलत लगेगा ना, है ना। तो इसको भी उन्होंने नकार दिया है। और हम सबकी संपत्ति हो, हम सब यूज करेंगे, इसमें पता चलेगा कौन कितना ज्यादा कर रहा है यूज, वो नहीं पता कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको भी नकार दिया। अगला आता है संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए और उपयोग सामान्य होना चाहिए। इस चीज को उन्होंने समर्थन किया है। अब तीन प्रणाली, तीन सिस्टम बताए उन्होंने संपत्ति के। पहला, संपत्ति सभी की होनी चाहिए, मतलब कॉमन होनी चाहिए संपत्ति, और यूज भी कॉमन होना चाहिए। ओके, इसको नकार दिया। सबसे पहले इसे समझिएगा, इसे क्यों नकारा। इसे इसलिए नकार दिया, जैसे मान के चलिएगा आप सारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग बैठे हैं क्लास में। ओके, संपत्ति सभी की है। मान के चलिएगा आपने लोगों ने एक खेत खरीदा, ठीक है, एक फील्ड खरीदा। ओके, या मान के चलिएगा एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें, आपने एक मोटरसाइकिल ली, सभी लोगों ने, ठीक है, बाइक ली, और बाइक से क्या किया, अब मान के चलिएगा साक्षी है, करिश्मा है, पूजा है ना, पंकज है, गुड्डू है, सभी लोग हैं, ठीक। संपत्ति सभी की, बाइक सभी की, सभी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन करिश्मा अपने काम से जाती हैं तो 5-10 मिनट का यूज होता है उनको बाइक का, कि भाई वो सब्जी लेने जाती हैं बस, और कहीं नहीं जाती। लेकिन जब इन्होंने संपत्ति खरीदी थी, 50,000 की बाइक थी, तो 10,000 इन्होंने भी दिया था, है ना। अगला, गुड्डू बहुत चतुर है, ठीक है, मान लीजिए गुड्डू बहुत चतुर है। गुड्डू 50 मिनट के लिए बाइक ले जाते हैं। ओके, गुड्डू ने भी 10,000 दिए। अगले आते हैं साक्षी।
साक्षी भाई 2 घंटे के लिए बाइक लेती है, साक्षी ने भी 10,000 दिए। और अगला ये है, ये किसका नाम है भाई, एक नाम तो देख नहीं रहा, हाँ जोया को मान लेते हैं। ओके, जोया 5 घंटे के लिए बाइक ले जाती है, जोया ने भी 10,000 रुपए दिए थे। अब आप हमें ये बताइए, सभी की संपत्ति सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है इसमें? पैसा सबने सेम दिया, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा किसका है? जोया का। जोया 5 घंटे के लिए काम करती है, पैसा उनका भी उतना ही लगा है। बकाया लोग, करिश्मा 5 मिनट काम करती है बाइक पर, पैसा उनका भी सेम लगा है ना। तो करिश्मा को कहीं ना कहीं नुकसान है इस चीज से। अब सबके अंदर लालच क्या आएगा, यार हम चीज को ज्यादा यूज कर लें, क्योंकि सबकी संपत्ति है, हम लोग ज्यादा यूज करें, तो ये लालच आएगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि भाई संपत्ति सबकी होगी, सभी लोग यूज करेंगे, तो पता नहीं कौन कब क्या चीज ले जाए और किसको आवश्यकता पड़े, इसीलिए इस चीज को उन्होंने नकार दिया। ओके, ये चीज क्लियर हुई कि कॉमन गुड, कॉमन प्रॉपर्टी एंड कॉमन यूज को उन्होंने क्यों नकार दिया। ओके, क्यों मना किया, ये चीज क्लियर है सबकी? सुमित्रा, साक्षी, जोया, पंकज, गुड्डू, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। एक बार जल्दी से थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पर बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट है, क्या कहते हैं वो देख लेते हैं, कॉमन गुड एंड इंडिविजुअल उपयोग। कॉमन गुड होनी चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं, बाइक सबकी है, मतलब बाइक सबने खरीदी है, लेकिन यूज करने के लिए सिर्फ जोया को दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नुकसान इन लोगों का हुआ ना। ये लोग कहेंगे हम फिर पैसा दे ही नहीं रहे, हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ अपने लिए खरीदेंगे चीजें, तो हम अपना खुद यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए, मानना क्या है, वो तो उनके अनुसार है ही, है ना, कि भाई बाइक सबने खरीदी, जोया को दे दिया, तो वो कहेंगे यार हमने जोया को इतना पैसा दिया, क्यों दिया, है ना। तो इसीलिए उसको भी ये नकार देते हैं कि भाई इसमें एक व्यक्ति का फायदा होगा और ये लालची बन जाएगा, ये कहेगा हमें चीजें मिल जाती है तो हम कोई काम ही नहीं करें। जोया कहेंगी कि हम कभी भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हमको जब नोट्स मिल जाते हैं तो हमें क्या फायदा, है ना। ठीक, तो आई होप इसलिए उन्होंने भी ये मना किया कि भाई इसमें एक ही का फायदा है, बकाया सबका नुकसान है। ओके, तो ये समझ में आया? यस यस, संपत्ति का सही वितरण होना चाहिए। चलिए, ये समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं, अगला है व्यक्तिगत स्वामित्व, मतलब एक इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए। मान के चलिएगा संपत्ति मेरी है, ठीक है, और यूज आप सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है, संपत्ति मेरी अकेली है और आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो ये संपत्ति अच्छी क्यों है और इसका समर्थन क्यों किया, ये बताइए आप लोग। पता चला कुछ? नहीं चला? चलिए मैं बताता हूं, ये इसलिए मुझे अच्छा लगा, जैसे मान के चलिएगा मैंने एक अपनी सोसाइटी में नल लगवा दिया, ठीक है, एक पानी वाला हैंडपंप लगवा दिया। तो ये देखना, थोड़ा काफी दिन से ड्राइंग नहीं की है तो हो सकता है अच्छा ना बने, तो ये हमने एक वाटर पंप नल लगवा दिया पानी का अपने पैसे से, ठीक है, और यूज सभी लोग कर रहे हैं, तो मुझे खुशी मिलेगी कि भाई मैंने एक पानी, एक पुण्य का काम कर दिया है जिसका सभी लोग यूज कर रहे हैं। ओके, संपत्ति मेरी थी लेकिन सबकी जरूरतें उससे पूरी हो गई, तो ये हमें खुशी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने इस प्रणाली का सपोर्ट किया कि संपत्ति क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उपयोग सभी लोग करेंगे। ओके, आया समझ में? इससे क्या होगी, एक अपनेपन की भावना जागेगी लोगों के अंदर कि भाई हाँ, फिर नल हमने लगवाया लेकिन भलाई सबकी हो रही है, तो अच्छा काम हमने किया। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इसकी सुरक्षा भी करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा ना। ये चीज भी याद रखिए,
इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनी रहेगी समाज में। अब जो कॉमन गुड, कॉमन प्रॉपर्टी एंड कॉमन यूज था, जैसे मान के चलिएगा हमने आपको बाइक का उदाहरण दिया, सारे स्टूडेंट ने पैसे लगाए और सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब जिस दिन इसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो लोग डलवाएंगे नहीं, वो कहेंगे पता नहीं जो ले जाएगा वही डलवा लेगा पेट्रोल। तो कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन यूज में क्या होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है ना, क्योंकि वो दूसरे के भरोसे चले जाती है कि भाई अब आप ही साफ सफाई करें, है ना। जो भी गाड़ी का यूज करेगा बाइक का वो पेट्रोल डलाएगा। पता चला कि भाई जोया 5 घंटे के लिए ले गई गाड़ी और जोया ने पूरा पेट्रोल खत्म कर दिया। करिश्मा का टाइम आया, करिश्मा को पता चला गाड़ी में ऑयल ही नहीं मिला, और पता चला कि करिश्मा ने 5 मिनट के लिए यूज किया था, करिश्मा ने टंकी आराम से फुल करा के रखी थी कि अगली बार जाएंगे तो हमको पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन जोया ने पेट्रोल डलाया ही नहीं था, जोया पेट्रोल और ले गई और जोया ने पेट्रोल डलाया नहीं फिर दोबारा। तो उसमें नुकसान और संपत्ति दोनों का नुकसान होता है, व्यक्ति और संपत्ति दोनों का, क्योंकि जब कॉमन प्रॉपर्टी होगी और कॉमन यूज होगा तो उसकी केयर नहीं होगी। ओके, इसलिए उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन ओनरशिप को मना किया, है ना। और दूसरा क्या है कि कॉमन गुड और इंडिविजुअल यूज, उसको भी मना किया। भाई कॉमन गुड होगी तो इंडिविजुअल यूज, जो व्यक्तिगत उपयोग है, वो उपयोग करके चला जाएगा। वो कहेगा कि ये सारे स्टूडेंटों की बाइक थी तो इनमें से कोई भी देख लेगा। अब आप कहेंगे कि आप देख लीजिएगा, आप कहेंगे कि आप देख लीजिएगा, कोई देखेगा नहीं, अंत में वो वस्तु या प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का मना किया उन्होंने। उनके डिमेरिट्स भी बताए वस्तुओं कि भाई इसके जो हानि है वो ये है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपने नल लगवाया था, पानी आ रहा था, ठीक है, आपकी निजी संपत्ति है ना, उपयोग सभी लोग कर रहे हैं, तो जब खराब होगी तो आप ही स्वयं कराएंगे क्योंकि आपकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, और यूज सभी लोग कर रहे हैं। तो आपको इससे क्या होगा कि यूज सभी लोग कर रहे हैं तो आपने एक वो समाज की भलाई के लिए काम कर दिया है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्तिगत स्वामित्व के लाभों के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रेरणा, आत्मसम्मान एवं उत्पादकता। अब वो यही बात कहते हैं इसमें कि जो कॉमन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी और कॉमन यूज होगा तो उसमें क्या होगा, आपको उस प्रॉपर्टी से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रोडक्टिविटी होगी, है ना, कि आपने अच्छा भलाई का काम किया है जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। लोग आपको सम्मान देंगे कि भाई चले जाइए सोसाइटी में, इनके यहाँ नल लगाए, ये तो फ्री पानी दे देंगे। होता है कि जैसे आप सोसाइटी में कुछ दान करते रहते हो तो आपकी सोसाइटी में जय जयकार होती है, आपकी होती है कि वो आदमी बहुत भले हैं, वो अपनी सारी चीजें यूज कर लेने देते हैं, है ना, बाइक आइक सब कुछ। कोई भी कार्यक्रम होता होगा तो वो अपने यहाँ से जनरेटर वगैरह सब दे देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको आत्मसम्मान भी मिलता है उन चीजों से। ओके, चल यही चीजें यहाँ कही गई हैं कि इसमें क्या उन्होंने कहा है, तो ये चीजें यहाँ उन्होंने बताई हैं। ओके, चाहे सामान्य उपयोग चूंकि निजी संपत्ति की संस्था लोगों के बीच असमानताएं पैदा करती है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में ये समझा दिया। अब आपको लैंग्वेज पढ़ना है और उसमें ना आए कोई शब्द समझ में तब आप हमसे पूछिएगा। ओके, यहाँ चीजें क्लियर है। अब आते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस पर। एक बार थम्स अप दीजिए अगर वो चीज क्लियर है, प्रॉपर्टी वाला, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस, साक्षी, ओके वेरी गुड साक्षी, जोया, सावा हुसैन, गुलनाज, पंकज, गुड्डू, ओके वेरी गुड। चलिए तो थ्योरी ऑफ जस्टिस पर आएंगे हम लोग। अरस्तु के न्याय के सिद्धांत के बारे में दो स्तरों पर बात की है, एक वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफैक्टिव। ओके, तो इसमें क्या कहा है पहले हम लोग देख लेते हैं। अरस्तु का न्याय कैसा है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे आप सीधा कहेंगे अनुपातिक न्याय। अरस्तु का जो न्याय है अनुपातिक सिद्धांत है। वितरणात्मक न्याय वो कहते हैं
सीधा सा आपको शब्द के अनुसार समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप चीजों को ऐसे बांट दीजिएगा जिससे सभी को समान मिल जाए, ठीक है। सुधारात्मक न्याय कैसा है? सुधारात्मक न्याय में व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है, कोई भी गलत काम करता है ना, जैसे मान के चलिएगा चोरी करता है, तो उसे आप उतना ही दंड दीजिएगा जितना उसने चोरी की है। आप उससे ना ज्यादा दंड दीजिएगा ना कम। अगर आप ज्यादा देंगे तो उसको ये लगेगा कि हमने चोरी कम की, जब दंड हमें ज्यादा मिलना ही था तो हम चोरी ज्यादा ही कर लेते। ऐसे मान के चलिएगा आपने 100 रुपए चुराए, सुधारात्मक न्याय में बता रहा हूं मैं, 100 रुपए चुराए और आपको मिले 5 कोड़े की सजा, ओके। और आपने यहाँ 20,000 रुपए चुराए, तब भी आपको 5 कोड़े की सजा मिली दूसरे व्यक्ति ने, है ना। तो आप कहेंगे यार कम से कम 20,000 कमा लेते तो कम से कम जीवन तो अच्छा होता, फिर 100 रुपए पर भी उतना ही सजा मिल रहा है। इसीलिए वो कहते हैं एक दंड दिया जाए तो सुधारात्मक दिया जाए, मतलब जिस हिसाब से उसने काम किया है उसी हिसाब से उसे दंड दिया जाए जिससे कि वो सुधर जाए। अगर ज्यादा देंगे तो उसके अंदर लालच बढ़ जाएगा, है ना, कि हम ज्यादा करें चोरी, और कम देंगे तो वो कहेगा चोरी हम बार बार करें, है ना। अगर आप दंड कम देंगे वो कहेगा कि 100 रुपए चुराए यार, एक ही डंडा तो गला, और फिर चुरा लेंगे हम 100 रुपए, तो काम तो चलेगा, एक ही डंडा तो गला हमारे, है ना। तो ये चीज है उसमें। तो अनुपातिक न्याय में भी समझ लीजिएगा अनुपातिक न्याय कैसा है। वो कहते हैं कि समाज में जिस व्यक्ति का जैसा योगदान होगा वैसा उसको दंड दिया जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है, मान के चलिएगा एक शिक्षित व्यक्ति है और वो चोरी करता है, उसने समाज में कुछ अच्छा दिया है ना, मतलब सीधा सा आप लोग ये बात समझ जाएंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिएगा आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आप भविष्य की सोच कर करेंगे कि भविष्य में इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए आपको प्रेजेंट में वो काम गलत तरीके से अप्लाई करने पड़ रहे होंगे। जैसे मान के चलिएगा आपने चोरी की, है ना, आपने कोई भी चोरी की तो आपको दंड कम मिलेगा, और जो दास होगा, दास ने चोरी की, गुलाम होगा, उसे दंड ज्यादा दिया जाएगा। उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि भाई आपने चोरी की तो आपने एक समाज में किसी घटना के घटित होने की संभावना को और बढ़ा दिया है, बल्कि आप चोरी जो कर रहे हैं ना वो आप गलत तरीके से, मतलब एक गलत काम कर रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा होगा उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि आपने समाज में योगदान दिया और समाज की आप भलाई के लिए ही गलत काम कर रहे हैं, है ना। ये चीज याद रखिएगा। आई होप आपको ये जस्टिस समझ में आ गया होगा। तो ये भी पॉइंट देख लेते हैं। वितरणात्मक न्याय में संसाधनों एवं पदों आदि का वितरण किया जाता है। सुधारात्मक न्याय एक दूसरे को हुए नुकसान की सीमा पर ही आधारित ही दंड दिया जाता है, इसमें मुख्य रूप से शिकायतों का निवारण शामिल होता है। और अनुपात का सिद्धांत समाज में व्यक्ति के योगदान के अनुपात में पुरस्कार या दंड दिया जाता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। ये चीज क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए अब आता है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। समानता का सिद्धांत क्या है? न्याय के इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये इक्वालिटी उनका थ्योरी का, सॉरी, समानता का सिद्धांत है। अरस्तु का मानना है कि असमानता वास्तविक या काल्पनिक क्रांति का मूल कारण है। समानता का मानदंड समान व्यवहार करना है, असमान के साथ असमान व्यवहार करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब क्या है, अगर चोर होगा, चोरी की है तो उसको दंड दिया जाएगा, ना कि पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, अगर हम पुरस्कार देंगे तो वो और भी बढ़ जाएगा, वो कहेगा हम चोरी करेंगे फिर और बड़ा गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में क्या देगा राजा? दंड देगा, कोड़े देगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। तो उन्होंने बोला है समानता का मतलब है समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। ओके, जैसे मान लीजिएगा आप अपने मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, सेम शत्रु के साथ, एनेमीज के साथ एनेमी बिहेवियर करते हैं, एनेमी पूर्वक व्यवहार करते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। वो कहते हैं अगर हम शत्रु के साथ मित्रता का व्यवहार रखेंगे ना तो क्या होगा,
तो वो कभी ना कहीं हमें फिर धोखा दे देगा। जैसे मान के चलिएगा प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मित्र होगा रियल, ठीक है, अधिकतर जो मित्र कैसे होते हैं, मित्र की पहचान मैं बता देता हूँ, ठीक है, कभी भी अप्लाई करिएगा तो आपको पता चल जाए। जो आपका मित्र होगा ना, वो आपकी जो गलतियां होगा उसे वो बता देगा कि भाई आपकी ये गलती है, इसे सुधार लो। और जो आपका मित्र शत्रु होगा, मित्र शत्रु होगा मतलब जो देखने में मित्र होगा लेकिन पीछे से वो शत्रु होगा, तो वो आपकी गलतियों को शाबाशी देगा कि आप आगे जाके और गलती करें, तब आपका नाम नीचे हो। ठीक है, तो बताते हैं कि आप शत्रु को भी पहचानना होगा, है ना, कि कौन हमारा शत्रु है कौन नहीं है ना, मित्र कौन है कौन नहीं है। तो इन चीजों को पहचान कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपके साथ करें। ओके, यस, जैसे को तैसा। अब आता है मेट्रोक्रेटिक समाज का समर्थन करते हैं। मेट्रोक्रेटिक क्या होता है? एक वही समान के साथ समानता, असमान के साथ असमानता। ओके, समानता का उनका सिद्धांत उनकी गुलामी के सिद्धांत के बराबर है। उनके अनुसार जिसके पास तर्क एवं साहस है उन्हें स्वामी होना चाहिए, जिसके पास कमी है उसे दास होना चाहिए। आ गया समझ में कि भाई समान के साथ समान और असमान के साथ असमान। जैसे राजा है जो सोचने वाला है तो उसे हम राजा शासक के रूप में रखेंगे, है ना, और जो शारीरिक रूप से मजबूत है उसे हम दास के रूप में। तो हमने दास को दास का ही पद दिया, ना कि राजा। अगर हम उसे राजा बना देते तो वो असमानता हो जाती। ठीक है, इसीलिए हमने उसे दास बनाया क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत है। स्वामी और दास दोनों समान मानना अन्याय होगा। अरस्तु इस प्रकार विभेद पुरस्कारों का समर्थन करते हैं। दोनों को इसलिए अन्याय होगा क्योंकि फिर झगड़ा ही होने लगेगा, है ना। अगर हम दास को रख देंगे ऊपर तो वो उसी हिसाब से सोचेगा, है ना। जब छोटा व्यक्ति होता है तो वो उसी हिसाब से सोचता है। जैसे मान के चलिएगा आपका भी कोई भी मित्र हो वो छोटी सोच का हो तो वो हरदम छोटा ही सोचेगा, सोचेगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। वो कहेगा कि आपसे नहीं होने वाला, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है आप मित्र उसे बनाए जो आपसे थोड़ा ऊपर हो। कहा जाता है आप मित्र उसे बनाए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, है ना। ये बात याद रखिएगा। मित्र आप, मैं ये आपको रियल लाइफ के भी लिए बता रहा हूँ कि आप हरदम अपना दोस्त मित्र उसे बनाइए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कि आप जिसे आप कुछ सिखाएं। आप जिसे कुछ सिखाएंगे तो फिर वो मित्र नहीं होगा, है ना, वो फिर आपका शिक्षक और टीचर का हो जाएगा, टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। और फिर उसमें क्या लगेगा कि आप ही होशियार है, आप ही सर्वोत्तम है, तो आपका ज्ञान वहां तक सीमित रहेगा। इसीलिए कहा जाता है मित्र को हरदम अपने से होशियार बनाना चाहिए, है ना, जिसकी तार्किक क्षमता आपसे बेटर हो। ओके, चलिए अब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में, थ्योरी जो क्रांति का सिद्धांत है उसके बारे में वो बात क्या करते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। अरस्तु के अनुसार कोई भी परिवर्तन छोटा या बड़ा हो, चाहे शांतिपूर्वक हो चाहे क्रांति हो ना, चाहे जैसा भी हो, हमें किसी भी प्रकार का क्रांति रेवोल्यूशन नहीं करनी। सीधा मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ये एक थिंकर रूढ़िवादी है, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव थिंकर है। कंजर्वेटिव मीन्स क्या होता है बताइए कोई? रूढ़िवाद क्या होता है? जो परंपराओं को मानता है, रीति रिवाजों को मानता है, उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। ओके, तो अरस्तु के अनुसार कोई भी परिवर्तन, बड़ा या छोटा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं चाहेंगे, है ना। इसीलिए ये लोग कहते हैं आप जब बीमार हो तो बीमारी का इलाज दुख से या जिस कष्ट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप हमारा इलाज मत कीजिए, है ना। अरस्तु रूढ़िवादी है, परिवर्तनों के प्रति अशांति है, परिवर्तन के अधिक स्थिरता को तरजीह देते हैं। वो क्रांति के सामान्य कारण भी बताते हैं जो पुरानी परंपरा को मानते हैं। ओके, वेरी गुड। जोया बोलते तो हैं बदलाव, लेकिन क्रांति ऐसा नहीं। क्रांति, आप क्रांति को पूरी तरह से मना कर देते हैं, ठीक है। जब रूढ़िवादी थिंकर है तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते, जैसा है वैसा चलने दीजिए। आप ये नहीं कि पुरानी चीजें हटा दें, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए, सामान्य कारण असमानता की भावना, शासक वर्ग के बीच भ्रष्टाचार, विदेशियों का अत्यधिक आगमन। अब वो कहते हैं क्रांति के सामान्य कारण
क्या है और क्रांति को कैसे हम रोक सकते हैं। क्रांति कब होती है? जब सामान्य कारण या सामान्य असमानता आ जाती है, लोगों के बीच असमानता आ जाती है। जैसे मान के चलिए हम समानता के साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे और असमान के साथ असमान व्यवहार नहीं करेंगे तो ऑफिशियली असमानता आ जाएगी। दास के साथ दासता जैसा व्यवहार कीजिए और शासक के साथ शासक। अगर शासक के साथ आप दासता का व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? क्रांति होगी। दूसरा, शासक वर्ग में भ्रष्टाचार। अगर करप्शन होता है शासक वर्ग में, रूलिंग क्लास जो होती है उसमें अगर भ्रष्टाचार करप्शन होता है तब क्या होगा? क्रांति आएगी। भ्रष्टाचार कब होता है? भ्रष्टाचार जब होने लगता है जब अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति आपके राज्य में आकर आपको कुछ पैसे दे दे और आपसे कहे कि आप अपने राज्य की गुप्त सूचना दे दीजिए। तो सारे वहां जो शासक वर्ग है, रूलिंग क्लास के जो मेंबर हैं, उन्होंने बाहर से पैसा लिया और यहाँ क्या किया? यहाँ की गुप्त सूचना अन्य राज्य को दे दी। अन्य राज्य आक्रमण करेगा तो फिर क्रांति होगी। क्रांति के कारण बताए, है ना? विदेशियों का अत्यधिक आगमन। जब विदेशी आते हैं तो अपने विचार लाएंगे। जब विचार लाएंगे तो विचारों का आप में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने के बाद क्या होगा? क्रांति होगी, राइट? अब जैसे मान के चलिएगा जब यूरोप यूनान में जो प्रारंभिक काल था उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में क्या हुआ था? परिवर्तन होने लगे थे, समानता स्वतंत्रता की मांग आने लगी थी। क्यों आने लगी थी? क्योंकि विचारक एक दूसरी जगह घूमने लगे थे, थिंकर वहां से नए नए विचार लाए कि इस देश में ऐसा है, इस देश में ऐसा है। जैसे आप भी देख लीजिए, महिलाओं को अधिकार दिए गए अमेरिका में, फिर अमेरिका से अन्य देशों में फैले अधिकार होना चाहिए। जैसे यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, देश में है, फ्रांस में है, कई जगह है। तो उसी का तो अपने यहाँ आ रहा है, अन्य देशों में आ रहा है, उसी के लिए क्रांति होती रहती है ना? तो विदेशियों का आगमन एवं उनके विचारों का आगमन होता है तभी क्रांति होती है। ओके, क्रांति को रोकने के उन्होंने उपाय भी बताए। क्रांति होगी वो भी कहते हैं, ठीक है, परिवर्तन होंगे, उन्होंने बताया है। जो है ये चीज याद रखिएगा, परिवर्तन होंगे, लेकिन वो परिवर्तनों को नकारते हैं। वो कहते हैं हमें परिवर्तन किसी भी प्रकार के नहीं चाहिए। अब वो क्रांति को रोकने के उपाय भी बता दें। परिवर्तन अपरिहार्य है, मतलब परिवर्तन क्या है? आवश्यक है, वो होंगे, लेकिन आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? क्रांति करके नहीं, किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं। एक सुनिश्चित करना कि लोगों को अन्याय की भावना ना हो, लोगों के अंदर ऐसा ना लगे लोगों को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मान के चलिएगा किसी ने चोरी थोड़ी की है और आपने दंड उसे इतना दे दिया कि मृत्यु दंड दे दिया, तो उसे लगेगा कि हमने अन्याय ज्यादा किया, सॉरी हमने गलती बहुत छोटी की लेकिन हमें न्याय सही नहीं मिला। अगर उसे न्याय सही नहीं मिला तो अगला जो चोर होगा, जो कम चोरी कर रहा होगा, तो फिर वो बड़ी ही चोरी करेगा। वो कहेगा जिससे हमारी फैमिली का भविष्य बन जाए। उसने कहा कि अंत में मृत्यु दंड तो मिलना ही है, तो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो बड़ी चोरी करेगा। जब बड़ी चोरी करेगा तो क्या होगा? समाज में असमानता आएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि अन्याय किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगला, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि समाज के अंदर या फिर जनता के अंदर, शासक वर्ग के अंदर क्या होना चाहिए कि समय समय पर उनको देखते रहना चाहिए, उनका टेस्ट लेते रहना चाहिए, जिससे कि उनका चेक हो कि वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गुप्त सूचना तो नहीं निकाल रहे हैं, है ना? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। राज्य के अंदर एवं बाहर की गतिविधियों पर नजर रखना। बाहर से जो लोग आ रहे हैं आने दीजिए, जो जा रहे हैं जाने दीजिए, लेकिन उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दीजिए। कहीं वो बार बार आते जा नहीं रहे, कहीं वो वहां से कुछ ला रहे हैं और यहाँ कुछ सेल कर रहे हैं, ये भी तो है। उनकी गतिविधियां क्या है उन पर ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे अन्य देश पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो वहां से उन पर देखा जाता है क्या भेज रहे हो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है ना? क्यों देखा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है। ओके, ये चीज याद रखिए ताकि सामाजिक संतुलन बिगड़े ना। अगर सामाजिक संतुलन बिगड़ गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। उनके कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं, कथन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार करना अन्याय है। मतलब समान लोगों के साथ अगर आप असमान व्यवहार करेंगे तो अन्यायपूर्ण होगा, और असमान के साथ समान व्यवहार करेंगे तो उतना ही अन्यायपूर्ण होगा। अर्थात वही चीज, ये यहाँ इनके शब्दों को मैनिपुलेट करके आपको एक कथन
प्रस्तुत कर दिया गया कि आप लोग भ्रमित हो जाए और भूल जाए। आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ कितना लिखा है ये चीज देखिएगा। इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना अन्यायपूर्ण है, सही है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना उतना ही अन्यायपूर्ण होगा, बिल्कुल सही है। उनका कहने का तात्पर्य है कि समान के साथ समान व्यवहार, अन्याय के साथ अन्याय व्यवहार। मानव संभवतः एक राजनीतिक प्राणी है, ये हमने आपको कल ही बताया था। राजनेता एक का अधिकार गुरु के अधिकारों से अलग है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए बना रहता है और जारी रहता है और विकास करता रहता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये भी कोड देख लीजिएगा, है ना। और है नहीं, चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी की। एक बार थम्स अप दीजिएगा। और याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कन्फ्यूशियस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, तीनों का कल टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कल हम इन तीनों का टेस्ट लेंगे। ओके, तो यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। आई होप नहीं होना चाहिए, वैसे मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर नहीं आया है समझ में तो बताइएगा। टाइम यही रहेगा करिश्मा। साक्षी सर की सर बुक की पीडीएफ भी दे दीजिएगा। ओके, मैं भेज देता हूँ। टेस्ट ऐप पर ही होगा। यस, टेस्ट ऐप पर ही होगा। पंकज, टेस्ट का क्या? टेस्ट का क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, सुनिए, कल हम लोग एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है। कल अगले थिंकर की क्लास और ले लेते हैं। टेस्ट हम लोग रखेंगे यूट्यूब पर। ओके, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन टेस्ट होगा, ठीक है। और जो कल टॉपिक पढ़ाया जाए उसको भी मिलाकर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जोया, क्या कह रही हैं आप? सर टाइम, टाइम यही है सेम, सुबह 9 बजे। यूट्यूब पर हम लोग कब मिलते हैं? मंडे ट्यूसडे, एंड ऐप पर वेडनेसडे से संडे तक। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन बहुत एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल फिर, है ना। ऐप पर मिलेंगे संडे को। नया टॉपिक हमको क्या पढ़ना है वो हम आपका शेड्यूल कर देंगे अभी क्लास में। और इसके आपको नोट्स मिल ही गए होंगे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नया टॉपिक हम देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। मैकियावेली, जो मॉडर्न थिंकर है मैकियावेली, उनको हम लोगों को पढ़ना है। ओके, यूट्यूब पर भी यही टाइम? यस, यूट्यूब पर ही यही टाइम रहता है करिश्मा। जो यार टाइम यूट्यूब हो चाहे ऐप हो, सुबह 9 बजे रहेगा टाइम। ओके, मोस्ट वेलकम पंकज। चलिए, किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी डाउट हो, ठीक है, बेझिझक पूछिएगा। डाउट सेशन, डाउट बॉक्स भी होगा, हाँ, तो उसमें भी आप डाउट रेज कीजिएगा, उसमें भी हम देख लेंगे। नहीं, अगर किसी भी प्रकार का हो तो आप हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, चल, ओके, मोस्ट वेलकम करिश्मा, मोस्ट वेलकम जो है। सर टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? करिश्मा, नहीं हो सकता टाइम चेंज। अब क्यों, क्या हुआ? कॉलेज जाना पड़ता है कि ड्यूटी जाना पड़ता है? टाइम तो चेंज नहीं होगा। ओके, मोस्ट वेलकम करिश्मा। ओके, वेरी गुड, चलिए, पढ़ते रहिए बस। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम।
चलो ओके बाय, पढ़ते रहिएगा।